हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी रूम। मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर अंशु पंडित आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का करेंगे, क्लास 9 सिलेबस का, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 1। तो अगर आप यहाँ पे नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दीज वीडियोज एंड शेयर दीज वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, और सब्सक्राइब जरूर करें। So let's get started with chapter number 1 of history, that is the French Revolution part 1. Let's go. सबसे पहले जो स्टोरी है ये पूरी एक फ्लैशबैक स्टोरी की तरह हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसका नाम है द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल 14 जुलाई 1789 में। ओके, सो वो जो बहुत बड़ा इवेंट होता है उसकी वजह से कई सारे सीरीज ऑफ छोटे छोटे से इवेंट्स होते हैं जो इन दी एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण बनते हैं। ओके, सो दिस इज लाइक अ वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। 14 जुलाई 1789 द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। बेस्टाइल जो था एक किले के अंदर जेल का नाम था बेस्टाइल, ठीक है, और उसका उड़ जाना, एकदम उड़ा देना, लोगों के द्वारा उड़ा देना, दैट इज नोन एज द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल 14 जुलाई 1789। अब हुआ क्या, इस तारीख को जो राजा है, द किंग है, उसने बहुत सारे ट्रूप्स अपने लाइक आर्मी और वो सब जो है सिटी में भेज दिए, क्योंकि एक तरीके से कि अब सब पे वो अपना कंट्रोल रखना चाहता था। ठीक है, तो हुआ क्या, उसके अगेंस्ट में करीबन 7,000 मेन एंड वुमेन जो थे वो इकट्ठा हुए टाउन हॉल में जो था, और उन्होंने अपनी खुद की पीपल मिलिशिया बनाई, पीपल्स मिलिशिया। अब इसमें क्या, उन्होंने अपनी खुद की एक तरीके से आर्मी बनाई। 7,000 जो महिलाएं और मर्द ये सब जो थे वो सारे इकट्ठा जो हुए थे टाउन हॉल में, उन्होंने खुद की एक अपनी आर्मी से बनाई, क्योंकि वो राजा की जो ये जो बहुत सारी जो भी उनके अगेंस्ट वर्क होते थे राजा के, उसकी एक तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते थे। ठीक है, तो उनको लगा कि क्योंकि वो अपनी आर्मी भेजा है राजा, तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ वेपन्स या कुछ तो चाहिएगा ही ना, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और फाइट कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड कि वो जो बेस्टाइल है, जो जहाँ पे जेल है जो किले के अंदर, वहां पे जाकर के उनकी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे वेपन्स के साथ, तो उनसे वेपन्स वगैरह वो ले लेंगे। तो क्या हुआ, करीबन ये हजारों की तादाद पे जो लोग थे, दे मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। जो सिटी का जो ईस्टर्न पार्ट था उस पे वो उस तरफ पे वो मार्च करने लग जाते हैं, एंड स्टॉर्म द फोर्टिस प्रिजन द बेस्टाइल। और क्या किया, उड़ा दिया उन्होंने जो ये बेस्टाइल जो प्रिजन जो था वहां पे किले के अंदर जो जेल थी, उसका नाम बेस्टाइल जो था, उसको एकदम उड़ा दिया और कई लोगों को मार दिया। दैट दे किल्ड लाइक कमांडर को मार दिया, बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे, जो भी लोग थे वहां पर, और उनसे वेपन्स वगैरह ले लिए। सो बेस्टाइल जो है, दिस पर्टिकुलर जो ये फोर्टिस प्रिजन है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्पोटिक पावर। इट रिप्रेजेंट्स द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि किंग का पूरा एकदम पूरा कंट्रोल हुआ करता था बेस्टाइल पर, और उसके जरिए पे वो अपनी एक होता है ना इम्पोर्टेंस ही दिखाता था, या फिर अपना रूल दिखाता था कितनी वो अथॉरिटेटिव है और कितना उसका प्रॉपर रूल है। तो बेस्टाइल पर लोगों ने जो हमला करा, उससे वो एक तरीके से ये दर्शाना चाहते थे, ये शो करना चाहते थे कि वो किंग पर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि किंग पे डायरेक्टली वो अटैक नहीं कर पा रहे थे, दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेस्टाइल पे उड़ा दिया, जिससे कि वो अपना प्रोटेस्ट जो है, अपना जो अगेंस्ट है कि वो उनके किंग के अगेंस्ट है, वो दर्शा सके। सो दिस वाज अ बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स व्हिच अल्टीमेटली लेड टू व्हाट, द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग। ये एक बिगिनिंग थी बहुत सारे चेन ऑफ इवेंट्स की, जिसकी वजह से, जिसका कारण बना कि जो किंग है उसको अपने पद से हटा दिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और इस सब की वजह से फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये पार्ट है। सो वी टॉक्ड अबाउट द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल जो 14 जुलाई 1789 में हुआ था। सो दिस वाज द होल स्टोरी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी कैसी थी उस समय पे, कैसे तरह के लोग थे, क्या हुआ करता था। लेट्स फाइंड आउट। ओके, लेट्स गो। सो द फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो कैसी सोसाइटी हुआ करती थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट। सो देयर वर थ्री लाइक द फ्रेंच सोसाइटी जो 18th सेंचुरी में जो थी वो डिवाइड होती थी 3 स्टेट्स में, एज यू कैन सी हियर। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स जो होता था, एक फ्यूडल सिस्टम जो हुआ करता था मिडिल एजेस में, और ये सोसाइटी ऑफ फ्रांस में उसको क्या बोला जाता था, ये ओल्ड रिजीम बोला जाता था, दैट इज सोसाइटी ऑफ फ्रांस like before the, एक second, let me write it down for before 1789, this was known as the old regime। ठीक है, जो फ्रांस की सोसाइटी थी जो 1789 से पहले की थी, उसको ओल्ड regime बोला जाता था। सो 3 स्टेट्स थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
ओनली लाइक इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेट वी हैव क्लर्जी लोग जो कि चर्च से रिलेटेड थे और मतलब उसके उसके वर्क करते थे, दे वर एग्जाम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था. सो द फर्स्ट स्टेट क्लर्जी जो चर्च रिलेटेड लोग थे जिनका कंट्रोल हुआ करता था या फिर वो उससे अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे चर्च के थ्रू, सो दे वर नोन एज क्लर्जी. द सेकेंड स्टेट वॉज नोबिलिटी. सो नोबिलिटी का क्या था, जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थे और लाइक कॉल द फ्यूडल ड्यूज वगैरह, वो सब नोबिलिटी के पास वो करते थे और उनको भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ता था. द थर्ड स्टेट दैट वर द पीजेंट्स या बिजनेसमैन, जो ये सब जो थे, जो कंप्राइज करते थे कितना 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो यही थे, दे हैड टू पे द टैक्स. तो ये था ओनली द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, सिर्फ जो थर्ड स्टेट है उसी को ही टैक्स पे करना पड़ता था, पे टैक्सेस. Okay, so this was the criteria जो हो रहा था. Peasants made up about like 90% of the population, but only a small number of them owned the land. जो पीजेंट्स थे वो 90% कंप्राइज करते थे, लेकिन उसमें से भी बहुत कुछ ही लोग जो थे उनके पास लैंड हुआ करता था. वो मोस्टली क्या करते थे, वो किसी और के लैंड पे जाकर के वर्क करते थे और फिर उससे पैसे जो उनको थोड़ा बहुत मिलता था उसी से वो काम चलाते थे. सो दिस वाज द थिंग. पीजेंट्स मेड अप ऑफ अराउंड लाइक 90% ऑफ द पॉपुलेशन, बट द ओनली लाइक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल वर ओनिंग द लैंड. उन्हीं के पास, सिर्फ कुछ ही लोगों के पास जो होता था लैंड हुआ करता था और वो उसी फिर खेती बाड़ी उसमें दे यूज्ड टू कल्टीवेट दैट. ठीक है. 60% ऑफ द लैंड जो था वो कौन ओन करते थे, दे वर द नोबिलिटी, नोबल्स लोग. 60% ऑफ लैंड ओन्ड बाय नोबल्स. ठीक है. सो दिस वाज द क्राइटेरिया दैट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. द चर्च एंड द अदर रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट. सो मतलब 60% लैंड सिर्फ नोबल्स ही नहीं, जो चर्च के लोग हो गए उनके पास भी, या फिर जो जो थर्ड स्टेट्स में भी जो मतलब रिच क्राइटेरिया जो हुआ करता था थर्ड स्टेट का भी, द रिच पीपल, सिर्फ उन लोगों के पास ही 60% उनके पास ही लैंड हुआ करता था. ठीक है. मतलब और जो 40% था, दे वर लैंडलेस, उनके पास लैंड नहीं हुआ करता था. सो द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स होते थे, जो थी क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, ये जो दो स्टेट्स हुआ करती थी, वो एंजॉय करते थे कई सारे प्रिविलेजेस के साथ. नंबर 1 क्या प्रिविलेज होता था उनका, कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था. इन दोनों जो स्टेट्स हैं उनको टैक्स नहीं देना होता था. सिर्फ एक ही जो है, जो थर्ड स्टेट थी, दे हैड टू पे द टैक्सेस. ठीक है. दो नोबल्स जो थे वो और एक और स्पेशल प्रिविलेज उनका अलग सा होता था. दे यूज्ड टू एंजॉय व्हाट, फ्यूडल प्रिविलेजेस. हमने इस बारे में बात की. अब फ्यूडल प्रिविलेजेस होता क्या था, बात ये है. सो फ्यूडल ड्यूज हुआ करते थे. क्या है, जो एक्सट्रैक्ट किए जाते थे किन लोगों से, पीजेंट्स वगैरह से. पीजेंट्स को लाइक दे वर हैड अ ड्यूटी, वो ऑब्लाइज थे एक तरीके से, उनको करना ही है, उनको अपनी सर्विसेज रेंडर करनी पड़ती थी, देनी ही पड़ती थी. अब वो कैसे दे सकते थे, या तो वो नोबल्स के घर पर वर्क करें, ठीक है, या फिर वो उनके फील्ड्स में खेती बाड़ी में उनका वर्क करें, या फिर वो आर्मी में सर्व करेंगे, या फिर वो किसी भी लाइक कोई भी रोड्स बनाने के उसमें या कुछ भी, इन सब चीजों में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होना पड़ता था, तभी जा करके दे हैड टू पे दी सर्विसेज. बेसिकली बात ये है. और जो क्लर्जी हुआ करते थे, लाइक दे वर द ग्रुप ऑफ पीपल जो इन्वेस्ट होते थे विद स्पेशल फंक्शंस ऑफ द चर्च. मैंने बताया कि क्लर्जी वो लोग होते थे जिनका लाइक इन्फ्लुएंस होता था चर्च पर, या फिर वो पर्सनली इन्वेस्ट करते थे एक स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखते थे और उसके वजह से वो सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस कर पाते थे. सो वी टॉक्ड अबाउट इन दिस स्लाइड अबाउट द थ्री स्टेट्स. फर्स्ट स्टेट वाज द क्लर्जी, सेकंड स्टेट वाज द नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट वो थी पीजेंट्स और ये जो पुअर सेक्शन था वो. और ये सोसाइटी ऑफ फ्रांस जो तो था 1789 से पहले, इसको क्या बोलते थे हम लोग, ओल्ड रेजिम. एज यू कैन सी हियर वी हैव इट, ओल्ड रेजिम. ठीक है. और दो स्टेट्स को टैक्स नहीं देना पड़ता था. कौन से स्टेट को देना पड़ता था, दैट वाज द थर्ड वन ओनली. और उसमें से सिर्फ 60% जो लोग जो हैं टोटल सोसाइटी में, सिर्फ उन्हीं के पास लैंड हुआ करता था. और वो कौन कौन हो गए, क्लर्जी हो गए, नोबिलिटी हो गए. थर्ड स्टेट में भी जो रिच क्राइटेरिया के लोग हुए उनके पास ही होता था, बिजनेसमैन जो होते थे प्रॉपर. और 40% के पास लैंड नहीं होता था. और दो स्पेशल प्रिविलेजेस हुआ करते थे जो अपर फर्स्ट और सेकंड उसके उनके वो थे, कि फर्स्ट तो ये कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, और नोबिलिटी के पास ये था कि फ्यूडल प्रिविलेजेस हुआ करते थे, कि जो लोग होते थे नॉर्मल, जो भी थर्ड स्टेट के, उनको अपनी सर्विसेज देनी ही पड़ती थी, नोबल के घर पे वर्क करके या किसी भी आर्मी में जा करके या फील्ड में वर्क करके, ये सब सर्विसेज रेंडर करनी ही पड़ती थी. सो दीज वर द क्राइटेरिया दैट वाज हैपनिंग इन द फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी के समय पे. ओके. ये थी सोसाइटी के बारे में. अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्टोरी जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही है. अब आप जैसे कि इस फोटो में देख सकते हो, लाइक व्हाई हैज द आर्टिस्ट पोर्ट्रेड द नोबल मैन एज द स्पाइडर एंड द पीजेंट एज द फ्लाई. ठीक है. सो यहाँ पे इस फोटो में हम देख पा रहे हैं कि आर्टिस्ट को जो है
आर्टिस्ट ने क्या किया है, जो नोबल मैन है उसको एक तरीके से स्पाइडर, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये एक स्पाइडर के तौर पर कर रखा है और यहाँ पे एक फ्लाई भी है साथ में, ठीक है। सो ये नोबल मैन तो हो गए एक तरीके से क्या, स्पाइडर, और ये जो पीजेंट है दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, अ फ्लाई। अब रीजंस ये पूछे जा रहे हैं कि क्यों और क्या, ऐसा ही क्यों बताया गया है। सो हुआ क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपके ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन से आ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को भी देख करके समझने की कोशिश करें कि क्या है और क्यों ऐसा हुआ होगा, ठीक है। आंसर करने से पहले एक बार पढ़ना उस बारे में, ये मतलब समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं, दिस पुअर फेलो वी टॉक अबाउट इट ब्रिंग्स एवरीथिंग, लाइक ग्रेन्स लेकर आ रहे हैं, फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं, मनी और सैलेड, बहुत सारी चीजें इनके हाथ में है, ठीक है। और जो लॉर्ड है, एज यू कैन सी हियर, द नोबल मैन, वो क्या है, वो बैठे हुए हैं और वो एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हैं कि हाँ मुझे ये सारी चीजें दो। वो कुछ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, एक तरीके से देखा जाए, मतलब उनको उनकी एग्जिस्टेंस से, लाइक पीजेंट्स वगैरह की एग्जिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऑल्सो यू नो द क्या होता क्या है कि फ्लाई अगर किसी स्पाइडर के वेब में फंस जाती है, तो जो स्पाइडर है, द स्पाइडर ट्रैप्स द फ्लाई इन इट्स वेब एंड ईट्स इट, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन जो है इस फोटो से भी दिखाई गई है। जो वल्नरेबल पीजेंट्स वगैरह होते हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं बाय द स्ट्रॉन्गर एंड रिचर नोबल्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग हियर कि जो नोबल मैन है वो बहुत आराम से ऐसे एकदम कूल तरीके से बैठे हुए हैं, और जो पीजेंट्स हैं वो अपना कितनी सारी सर्विसेज देने के बाद भी उनकी कुछ इतनी वैल्यू वगैरह एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, और जो इसलिए जो नोबल मैन है वो एक्सप्लॉइट करते हैं जो वो वल्नरेबल पीजेंट्स वगैरह उन सबको। सो इससे हमें ये पता चलता है कि कंडीशंस के बारे में, कि रिलेशन कैसा था नोबल मैन और पीजेंट्स वगैरह के बीच में। इट वाज लाइक वल्नरेबल पीजेंट्स जो होते हैं उनकी कंडीशन बहुत खराब होती है, बिकॉज जो नोबल होते हैं दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट देम। सो दिस इज द स्टोरी एज वी कैन सी हियर। और यहाँ पे ये जो स्पाइडर और फ्लाई का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि अगर कोई फ्लाई अगर जो होती है स्पाइडर के वेब में फंस जाती है, सो इन दी एंड क्या होता है, स्पाइडर जो है उसको बाद में खा ही लेता है। तो दैट इज लाइक एक्सप्लॉइटेशन जो होता है फ्लाई के लिए या फिर पीजेंट्स के लिए, वो एक तरीके से डिपिक्ट किया गया है इस पिक्चर के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। सो डिड यू नो दैट लाइवरे, दैट इज अ फ्रेंच यूनिट ऑफ करेंसी, डिसकंटिन्यूड इन 1794, ठीक है। एंड देन ये तो पहली वाली करेंसी के बारे में जो था, जो 1794 में बंद हो गई एक तरीके से, फ्रेंच यूनिट ऑफ करेंसी था। देन सेकंड इज तिथे, जो the church extracted taxes from the peasants which comprises like 1/10 of the agriculture produce। अब क्या होता था, जो चर्च है वो एक्सट्रैक्ट करता था टैक्सेस पीजेंट्स वगैरह उन सबसे, जो कि होता था लाइक 1/10, एक लाइक 10वां का मतलब 10वां भाग एक तरीके से देखा जाए तो, लाइक 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता था वो चर्च जो है अपने जो पीजेंट्स वगैरह से वो लोग ले लेते थे। एंड द थर्ड वन इज डायले, दैट इज डायरेक्ट टैक्स व्हिच वाज पेड बाय द थर्ड स्टेट टू द स्टेट। हमने पढ़ा था पहले भी कि जो थर्ड स्टेट है, जो पीजेंट्स हैं, जो कॉमन मैन है, कॉमन पीपल हैं, उनको टैक्सेस पे करने होते हैं स्टेट को। सो यही उसी के बारे में बात है। तो दिस इज द दैट पर्टिकुलर टैक्स जो उसके मैं बारे में बात करी थी, दैट इज द डायले। और ये तिथे जो है ये चर्च को देना पड़ता था 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और ये था हमारा फ्रेंच यूनिट ऑफ करेंसी के बारे में जो 1794 के बाद से बंद हो गई। सो ये थे, हमने बात की करेंसीज और टैक्सेस और उन सब के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लुइस 16 एसेंड्स द थ्रोन के बारे में। अब क्या हुआ, उस राजा के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े भी थे और क्या हो रहा था। तो हुआ क्या, 1774 से लाइक इन 1774 लुइस 16 जो है उन्होंने क्या किया, वो थे बॉर्बन डायनेस्टी के, ठीक है, एंड असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस एंड फाउंड द ट्रेजर एम्प्टी। अब 1774 में लुइस 16 को जो बॉर्बन डायनेस्टी के उन्होंने फाइनली वो राजा के तख्त पर बैठे फ्रांस के उस पे, और वो देखते हैं कि जो उनका जो ट्रेजर है, जो उनका जितना भी वो है वो सब खाली है एकदम ही, उनके पास कुछ खास है नहीं। अब ये इस फोटो में हम देख सकते हैं, ये है किंग लुइस 16 एंड मैरी एंटोइनेट, ठीक है। तो ये है यहाँ पे पूरे। तो अब हम बात कर रहे हैं लुइस 16 एसेंस द थ्रोन। अब वो 20 साल के थे, ही वाज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट, ठीक है। अब हमने बात करा कि वो 20 इयर्स के थे, उन्होंने शादी कर ली अपनी प्रिंसेस के साथ। अब फ्रेंच पीपल वो ऑलरेडी बायस्ड अगेंस्ट दी प्रिंसेस जो थी, क्योंकि वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, बिकॉज लाइक शी वाज ऑस्ट्रियन, है ना। तो हुआ क्या, यू मे हैव हर्ड ऑफ दिस फेमस लाइन, आपने सुनी होगी, इफ दे डोंट हैव ब्रेड लेट देम ईट केक।
अगर उनके पास ब्रेड नहीं है तो उनको केक खाने हैं। तो ये जो लुइस 16 है, ही वाज फ्रॉम द बॉर्बन डायनेस्टी। सो यू माइट हैव हर्ड ऑफ द बॉर्बन बिस्किट्स और ये सब। ये एक तरीके से अगर आपको याद करने की कोशिश करनी है तो लुइस 16 कौन सी डायनेस्टी से थे? सो बॉर्बन बिस्किट्स वगैरह होते हैं, आपको पता होगा। सो उससे एक आप वो कर सकते हो कि हाँ, बॉर्बन डायनेस्टी, बॉर्बन बिस्किट्स। सो हाँ, लुइस 16 वो जो थे वो उस बॉर्बन डायनेस्टी के थे। दैट वाज द रॉयल फैमिली ऑफ फ्रांस। ये एक एनालॉजीज वगैरह ये सब हैं जो आप यूज कर सकते हो व्हाइल रिमेम्बरिंग दी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। ये एक अच्छा तरीका है याद करने का। सो हमें इस वाले से ये पता चला कि लुइस 16 जो थे उन्होंने फाइनली फ्रांस की जो तख्त है वो संभालना शुरू करा, लेकिन उनको पता चला कि जो ट्रेजर है उनका वो तो खाली है। अब उनको उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे न कैसे करके उसको थोड़ा सा भरना है अपनी चीजों को, जिससे कि वो अपनी चीजें जो है वो आराम से कर पाए। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। अब हुआ क्या, इस वजह से उन्होंने क्या किया, वो टैक्सेशन वाली जो पॉलिसी वगैरह जो था वो शुरू कर दी। अब एज यू कैन सी द पैलेस ऑफ वर्सेलिस एंड द सरेंडर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स एट यॉर्क टाउन। सो ये दो जो केसेस हैं, अब ये जो हम देख सकते हैं, ये दो पिक्चर्स में कॉमन क्या है, ये फ्रांस को बहुत कॉस्टली पड़ा दोनों चीजें। इट वॉज वेरी कॉस्टली फॉर फ्रांस। और वो क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट पिक्चर है जो हम देख सकते हैं पैलेस ऑफ वर्सेलिस, विच वॉज वेरी कॉस्टली टू मेंटेन। बहुत ये पूरा जो है ये बहुत डिफिकल्ट हो गया था, बहुत कॉस्टली था मेंटेन होने के लिए। सेकंड पिक्चर जो है बैटल के बारे में बात हो रही है जो फ्रांस ने लड़ी थी, नॉट फॉर द फ्रांस बट फॉर द कॉलोनीज इन यूएसए अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये जो था सरेंडर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स एट द यॉर्कटाउन, ये जो था बेसिकली ये था फॉर द कॉलोनीज ऑफ यूएसए। फ्रांस ने लड़ी थी ये वाली, ठीक है। अब लाइक यूएसए वर्सेस अगर देखा जाए तो ब्रिटिश था, ठीक है, और उसमें ब्रिटिश जो है उसका सरेंडर हो गया था, एज यू कैन सी हियर द सरेंडर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स एट यॉर्कटाउन एंड दे डिडंट फाइट वन बट 13 कॉलोनीज जो थे। सो लेट्स मूव हेड, हम इसके बारे में बात करें कि ये जो है टैक्सेशन वाला जो पूरा था, इसकी वजह से इतना सारा चीजें हो रही थी कि लाइक ये पैलेस जो है मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट था, और बैटल वगैरह में इस सब में बहुत यूज हो रहा था ये पूरे टैक्सेशन वगैरह का, और जो टैक्सेस जो लोग से एक्सट्रैक्ट करते थे उसका। सो व्हाई वाज टैक्सेशन, जो टैक्सेशन था वो क्यों नेसेसरी था उसके बारे में बात करते हैं। As you can see here, long years of war had drained the financial resources. अब Louis 16 जो थे, he liberated 13 American colonies from the British. These wars added a debt of 1 billion livres to the existing debt of 2 billion livres. So अब क्या हुआ कि इतनी समय से सालों की लड़ाई जो होती आ रही थी उसकी वजह से फाइनेंशियली जो थे बहुत ड्रेन हो गया, एक तरीके से बहुत डाउन हो गया। और जो लुइस 16 थे उन्होंने, मैंने बताया था आपको कि अमेरिकन कॉलोनीज वगैरह जो एक अमेरिकन कॉलोनीज जो थी और ब्रिटिश के बीच में जो थी लड़ाई हुई थी, जिसमें लुइस 16 ने उनको जो 13 जो अमेरिकन कॉलोनीज हैं उनको एकदम छुड़वा दिया था, उनको लिबरेट कर दिया था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, एक 1 बिलियन लाइब्रेरी जो ये जो करेंसी थी फ्रांस की उस समय पे, उसकी डेट और बढ़ गई, मतलब और घाटा हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। और बहुत सारे लोन्स वगैरह ऐसे चलने लगे, और जो पहले ही दो बिलियन की जो थी पहले से ही थी, ठीक है। सो लाइक 3 बिलियन अराउंड जो था लाइब्रेरीज का वो डेट पे चल रहा था। अ स्टेट इंक्रीज द टैक्सेस टू मीट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज। अब स्टेट इस वजह से जो है टैक्सेस जो है वो इंक्रीज कर देती है, जिससे कि वो आर्मी मेंटेन कर सके, कोर्ट मेंटेन कर सके, गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज ये सबको मेंटेन करने के लिए बेसिकली। इस वजह से जो है ये बहुत नेसेसरी हो गया था टैक्सेस के लिए उस समय पे, क्योंकि इतनी सारी लड़ाई हुई थी और उनको डेट जो थी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती जा रही थी, और सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए टैक्सेस जो है इंक्रीज कर दिए गए थे। अब बात करते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस। अब जो क्राइसिस हुआ था प्रॉपर पूरा जो हुआ था उस सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। जस्ट गो थ्रू विद दिस वन फर्स्ट। बैड हार्वेस्ट, बहुत बुरे खेती वगैरह जो था वो था, फिर उसकी वजह से स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन होने लगी, एंड देन व्हाट हैपेंड, राइजिंग फूड प्राइजेस जो फूड को थे वो बढ़ा दिए। द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, जो ब्रेड वो खा ही नहीं पा रहे थे, वो बाय ही नहीं कर पा रहे थे। अब उसके बाद था ये भूखमरी और लाइक लड़ाई होने लगी खाने की चीजों के लिए, और फिर जो उनकी जो बॉडीज वगैरह होती थी वो मतलब आदमी की बहुत वीक होने लगे सारे के सारे। अब इस वजह से कई सारे डिजीजेस और एपिडेमिक्स वगैरह ये सब होने लगे, और इन दी एंड फाइनल क्या होता है, बहुत सारे लोग मरने लगे। सो द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस जो थी वो पहले 23 मिलियन थी, like in 1715 अराउंड में, and it raised to what 28 million in 1789, ठीक है। सो ये हो रहा था। अब क्या हुआ, दिस लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड। अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई तो फूड की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। सो एज वी कैन राइट हियर, इंक्रीज इन
डिमांड फॉर फूड। ओके, अब क्या हुआ, बिकॉज वो डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, दे वर नॉट एबल टू मीट दैट डिमांड, तो प्राइसेस ऑफ ब्रेड जो थे वो भी बढ़ने लग गए। दिस वाज लाइक डिमांड फुलफिल नहीं हो रही, तो प्राइस ऑफ ब्रेड इट इंक्रीज। ठीक है, अब इसकी वजह से जो वेजेस जो थे इट डिड नॉट इंक्रीज, जो उनको वेजेस मिल रहे थे, जो सैलरी वगैरह सब मिल रही थी वो इंक्रीज नहीं हुआ। तो पुअर जो कैटेगरी के जो लोग थे वो ब्रेड को फूड ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बेसिक नेसेसिटी लाइक ब्रेड भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब इस वजह से ड्रॉट होने लगे, हेल हो, जो ये सब होते थे, तो क्या हो गया था, जो हार्वेस्ट है वो और बुरी होने लग गई थी। इसके वजह से इन दी एंड सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो रहा था फ्रांस में होने लग गया। सो दिस वाज द होल स्टोरी कि पॉपुलेशन बढ़ी, उसके वजह से डिमांड जो फूड की थी वो बढ़ने लगी, लेकिन जो डिमांड बढ़ने लगी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, तो ब्रेड के जो प्राइस होता था, खाने का जो प्राइसेस वगैरह होता है वो बहुत बढ़ने लग गए। अब उस सब के में उसके साथ साथ क्या हुआ, अगर ड्रॉट हो जाती थी या फिर कोई अकाल या कुछ ऐसा हो जाता था, तो जो हार्वेस्ट थी वो प्रॉपर हो नहीं पाती थी, उससे खाने पीने की बहुत कमी होने लगी, फूड के प्राइसेस बढ़ने लगे, जो गरीब तबके के लोग थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उसकी वजह से खाने पीने की लड़ाई होने लगी और बहुत कमजोर होने लगा हर कोई व्यक्ति। तो इस वजह से डिजीजेस होने लगे, एपिडेमिक्स वगैरह ये सब होने लगे, और इन दी एंड बहुत सारे लोग मरने लगे। तो ये था पूरा क्राइसिस की स्टोरी जो फ्रांस में हो रही थी। अब ग्रोइंग मिडिल क्लास, इस सब की सोसाइटी में एक मिडिल क्लास का जो रोल था वो भी बहुत बढ़कर निकल के आने लगा। इफ यू टॉक अबाउट इट, तो हुआ क्या था, मिडिल क्लास बिलीव दैट ग्रुप्स इन सोसाइटी शुड नॉट बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। मिडिल क्लास को लगता था जो सोसाइटी में जो लोग हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको बर्थ के बेसिस पे उनको सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, बट देयर सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट। जो मेरिट के बेसिस पर उनकी जो सोशल पोजीशन है वो डिपेंड करनी चाहिए। दे इन्विजाइज लाइक अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वालिटी। वो किस तरह की सोसाइटी चाहते थे, फ्रीडम और इक्वालिटी के बेसिस पर। सो कई सारे थिंकर्स वगैरह जो है उस समय में बहुत ज्यादा आने लग गए थे, और जैसे कि रूसो और जॉन लॉक। सो एज यू कैन सी हियर, दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर्स उस समय के। तो हुआ क्या, पीजेंट एंड वर्कर्स जो थे वो पहले बहुत सारे रिवॉल्ट्स और उन सब में पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि टैक्सेस बढ़ रहे थे और फूड की कमी की वजह से दे वर रिवॉल्टिंग। अब हुआ क्या, इसमें उनके पास मीन्स नहीं थे, बेसिक प्रोग्राम्स वगैरह नहीं थे जिससे कि वो कैरी कर सके एक बड़ी स्केल पर कोई भी रिवॉल्ट या कुछ भी होता था। मतलब इतने सारे भीड़ वगैरह होती थी, तो उनके पास इतना वो नहीं था कि एक प्रॉपर इस तरीके से हम लोग एक प्रोग्राम के तरीके पे हम लोग रिवॉल्ट स्टार्ट करेंगे या फिर कंडक्ट करेंगे। तो वो सब उनको नहीं पता था, उनके पास मेजर्स नहीं थे कि किस तरीके से एक बदलाव लाया जा सकता है, कैसे एक चेंज लाया जा सकता है किसी भी उस प्रोग्राम में, किसी भी उस तरीके से सोसाइटी में। तो सो ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट जो थे वो हैड बिकम प्रॉस्पेरस विद द एजुकेशन हैड टू डू दिस, व्हिच वाज द न्यू मिडिल क्लास। अब हुआ क्या, इस वजह से जो थर्ड स्टेट में वो लोग थे जो बहुत रिच हो, मतलब प्रॉस्पेरस वाली सिचुएशन में आ गए, और उन्होंने पढ़ लिख के वाले, मतलब जो थे ना थर्ड स्टेट में, वो लोग जो पढ़े हुए थे और बहुत हर चीज वो कैरी आउट कर पा रहे थे और बहुत अमीर वगैरह थे, वही लोग ये सारे जो है वो इम्पोर्टेंट जो थे, ये सब चीजें होते थे वो कैरी आउट कर रहे थे। दिस वाज द न्यू मिडिल क्लास जो निकल के आई, दैट वाज द न्यू मिडिल क्लास ऑफ दिस, जो समय पे निकल के आई। सो दिस ग्रुप जो थे उसके अंदर कौन कौन से होते थे, लाइक द मिडिल क्लास जो निकल के आई उसमें कौन कौन से लोग होते थे, इट हैड मर्चेंट्स, ठीक है, देन इट हैड मैन्युफैक्चरर्स, देन लॉयर्स, और कौन से हो गए, देन दे ऑल्सो हैव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, और फिर ये जो सारे लोग जो थे दे बिकेम रिच वाया ओवरसीज ट्रेड, मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क और वूल, ये सब जो लोग थे ये सब ट्रेड वगैरह की वजह से या फिर और क्या कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के वजह से रिच बन गए बेसिकली। तो ये लोग फाइनली इन दी ये लोग काफी अमीर हो गए थे, ठीक है। तो इस वजह से ये जो थे ये प्रॉस्पेरस क्राइटेरिया में आ गए थे, लेकिन थर्ड स्टेट के लोग थे क्योंकि ये कॉमन लोग थे बेसिकली। सो ये जो आइडियाज जो थे ये सोसाइटी के जो लाइक बेस्ड ऑन द फ्रीडम एंड इक्वल लॉज, ये सब जो थे एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, दे वर पुट फॉरवर्ड बाय वेरियस फिलोसोफर्स और थिंकर्स सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैक रूसो, ठीक है। सो ये जो इन लोगों ने क्या किया, ये हम देख सकते हैं, तो इन दोनों ने कई सारे आइडियाज पुट आउट करे, जैसे कि हो गए फ्रीडम, दे टॉक्ड अबाउट इक्वल laws for all, they wanted opportunities, सबके पास opportunities होनी चाहिए, हर तरह की opportunities for all, ठीक है। सो ये सारे जो थे इन लोगों ने करे। सो ये जो मिडिल क्लास जो थी, मैंने बात करी मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह, वो क्योंकि ट्रेड कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, तो इस वजह से वो रिच हो गए। तो ये न्यू मिडिल क्लास जो थी
वो अपने लिए लड़ना शुरू करने लगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी थी, वो उनके पास रिसोर्सेज थे, तो वो प्रोग्राम्स वगैरह करते थे जिसकी वजह से वो रिवोल्ट वगैरह जो था सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे बेसिकली। सो ये जो थे मिडिल क्लास बिलीव दैट ग्रुप्स इन द सोसाइटी वो प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं होनी चाहिए, मेरिट के बेसिस पे उनको प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट जो होता है मेरिट के काम के बेसिस पे मिलना चाहिए जो वो काम करते हैं। और इस वजह से जो फ्रीडम और इक्वालिटी के जो फिलोसफर्स उन्होंने बातें रखी, उसी बातों के बेसिस पर उन्होंने कई सारे प्रोग्राम्स वगैरह किए, जो रिवॉल्ट वगैरह हुए थे उस समय पे, वो इसी सब पे बेस्ड था। आगे बढ़ते हैं। टू refuted the absolute right of the monarch, two treaties of the government by John Locke and the spirit of laws, ये जो थी that was proposed a division of power between the three organs of the government। ठीक है, so this is by Mr. Nugget Walt। ठीक है, तो हम देख सकते हैं सबसे पहली वाली जो पिक्चर है, it talks about the two treaties of the government by John Locke। ठीक है, हम देख सकते हैं ये इन्होंने दिया था, हमने बात की थी उन बारे में। It sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch। तो उसमें क्या हुआ, वो किसी भी तरीके से जो कोई भी जो रूलर है या कुछ भी है, तो वो डिवाइन मोनार्क नेचर जो होता है ना, जैसे कि वो तो भगवान की कैटेगरी में उनको डाल देना, गॉड लाइक फिगर पे डाल देना, लाइक सारी चीज जो भी है वो सारी पावर्स जो है वो उस मोनार्की या रूलर के पास हो जाना। सो ये सारे जो थे वो उस सारे जो ये सारी जो पॉलिसीज या जो प्रिंसिपल्स वगैरह थे उसके खिलाफ के बारे में बात की गई थी इस टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में। सो दिस आइडिया वाज कैरीड फॉरवर्ड बाय रूसो। सो ये जॉन लॉक का जो आइडिया था वो बाद में रूसो ने भी कैरी फॉरवर्ड किया था। ठीक है, रूसो जो थे वी ऑल्सो कैरी फॉरवर्डेड। एंड देन हुआ क्या, प्रपोजिंग द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। और उन्होंने ये कैसे किया, रूसो ने, बाय अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट वाज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ही टॉक्ड अबाउट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें जिसमें किस रिलेशनशिप जो होगा किन लोगों के बीच में होगा, पीपल और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। तो जॉन लॉक ने दो ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट दी, उसमें क्या था, जो एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क जो था कि जो मोनार्क करेगा एकदम सही होगा, वैसे उसको एक तरीके से वो रिफ्यूट करे थे, उसको एकदम अगेंस्ट उन्होंने एक प्रपोजल टाइप सा, ये टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है वो अपना लिखा उन्होंने। ठीक है, और इसी को कैरी फॉरवर्ड किया था रूसो ने बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें रिलेशनशिप बताते हैं वो लोगों के लिए, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो लोग पावर में हैं उनका रिलेशनशिप बताते हैं। सो दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, जो एक इस पिक में हमें पता चल रहा है। एंड देन सेकंड पिक वी टॉक्स अबाउट द स्पिरिट ऑफ लॉज। सो ये जो है मॉन्टेस्क्यू जो है उन्होंने प्रपोज किया था डिवीजन ऑफ पावर। लेट मी राइट इट डाउन कि उन्होंने किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो जॉन लॉक है, ये तो आपको दिख रहा है। ठीक है, और इन्होंने क्या, ठीक है, सो ये उन्होंने किया था मॉन्टेस्क्यू ने। सो ही प्रपोज व्हाट, अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन, लाइक डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब वो थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या क्या हो गए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ओके, सो ये थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हो गए। सो दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वो था, वाज पुट इनटू द फोर्स in the United States of America and after the 13 colonies of declared their independence from Britain. So the American Constitution and the guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in the France. तो हुआ क्या, इन्होंने the spirit of laws जो थी इसमें क्या बताया, division of power के बारे में बताया कि powers कैसे divided होती हैं तीन organs of the government में, और तीन कैसे हो, कौन कौन से हो गए, legislative, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये तीन ऑर्गन्स के बीच में जो पावर किस तरह से बांटी गई थी उसके बारे में बताया गया था उसके अंदर। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी इतनी ज्यादा है बिकॉज दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो था वो कब लिया गया था, इट वाज पुट इनटू फोर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ये जब 13 कॉलोनीज हमने बात की थी कि उनको लिबरेशन, मतलब वो उनको आज़ादी एक तरीके से मिल गई थी ब्रिटेन से, तो उसके बाद जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी जो गारंटी मिलती है इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, और ये सब जो है ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व की जाती हैं। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स जो फ्रांस में थे, और उनका रोल जो था बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और सारी चीजों के लिए। तो ये सारी हमने बातें करी इसके थ्रू पे। ओके,
आगे बढ़ते हैं। द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं कि रेवोल्यूशन हुआ कैसे, क्या हुआ था ऐसा। जो हमने बात की थी स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, बेस्टाइल जो वो एक किले में जेल थी, उसको उड़ाने से कैसे कैसे चीजें हुई। सोसाइटी के बारे में बात किया कि सोसाइटी ऐसी थी, इस वजह से 3 तरह की स्टेट्स थी। जो थर्ड वाली थी उसमें फिर एक न्यू मिडिल क्लास निकल के आने लगी, जो कि प्रॉस्परस थी, पढ़ी लिखी थी, और फिर वो चाहती थी कि उनको लोगों को उनके मेरिट के, उनके काम के बेसिस पर जज किया जाए। सोशल पोजीशन जो दी जाए वो उसके बेसिस मिले, ना कि किस जब वो कहाँ कौन सी सोसाइटी में कौन से लोगों के साथ में वो जन्म हुआ है उनका, उसके बेसिस बाय बर्थ नहीं, बाय मेरिट। तो इस सब की भी फिर हमने बात की कि फिलोसोफर्स कौन कौन थे, जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, इन सब लोगों ने अपने कई सारे प्रपोजल्स, अपनी कई सारी चीजें जो बातें करी, जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करा फ्रीडम, इक्वालिटी फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, इन सब के लिए। और इन दी एंड फिर ये आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। सो ऑन मे 1789 लुइस 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ एस्टेट्स जनरल। अब 1789 में मई 5 को क्या हुआ, लुइस 16 ने एक असेंबली से कर दी, एक मतलब कंडक्ट करवाई, टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। अब ये असेंबली किस लिए थी, 3 टैक्सेस जो थे उसको लाइक उनको पास करने के लिए। दैट इज फर्स्ट स्टेट 300, सेकंड स्टेट 300, थर्ड स्टेट 600। ये था वोट का, हर लाइक 1 वोट ईच स्टेट के हिसाब से था। तो 1 स्टेट, फर्स्ट स्टेट से इतना, सेकंड से इतना, थर्ड से इतना, एंड प्रपोज 1 वोट पर मेंबर, ये वाला था। अब इससे हमें समझ में क्या इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्ड स्टेट कॉल देमसेल्व्स एज द नेशनल असेंबली। जो थर्ड स्टेट की जो बॉडी थी वो अपने आप को नेशनल असेंबली कैटेगरी में डालने लग गई, नेशनल असेंबली। अब इसमें क्या हुआ, यू मे गेट द क्वेश्चन फॉर एग्जाम लाइक, ये ऐसे आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि थर्ड स्टेज जो है वो अपने आप को किस कैटेगरी में, मतलब क्यों, क्या अपने आप को क्या बोलने लग गई थी। सो देयर वाज देमसेल्फ कॉलिंग देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली। ओके, अब इसमें क्या हुआ, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड असेंबली जो थे वो अपने आप को एक स्पोक्स पर्सन की तरह से मानते थे पूरे फ्रेंच नेशन के लिए। सो दे वर कंसिडरिंग देमसेल्व्स एज व्हाट, स्पोक्स पर्सन, स्पोक्समैन एक तरीके से, फॉर द फ्रेंच नेशन। ओके, अब 20th जून को हुआ, ये जो असेंबली थी, असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ द इंडोवर tennis court in the grounds of the Versailles. They declared themselves as the National Assembly and swore not to disperse any kind, like हटने की अपनी उस पे नहीं हटाएंगे। तो 20th जून को क्या हुआ, मैं लिख देती हूँ, लाइक 20 जून को ये जो थर्ड स्टेट के जो थे उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो लोग क्या है, दे आर नेशनल असेंबली। व्हाट दे आर, फर्स्ट पॉइंट इज दे आर नेशनल असेंबली। और ये कहाँ पे हो रहा था, जो ये एक तरीके से इकट्ठा जो हुए वो लोग, ये हुआ था टेनिस कोर्ट जो ये हुए थे वहां पर आकर के, और उन्होंने शपथ सी कर ली कि वो नहीं हटेंगे अपनी इन सारी चीजों से। सो दे स्वर ऑल्सो। तो ये एक और पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ओथ जो थी, दे वुड ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। और उन्होंने एक ओथ सी ले ली कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, दे विल ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो ओथ उन्होंने ले ली कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे जिसमें कि फ्रांस में क्या होगा, जो मोनार्क की पावर्स हैं, जो रूलर है उसकी पावर जो है उसको थोड़ा सा कम करा जाएगा, लिमिट किया जाएगा। लेट मी राइट लाइक दैट, टू लिमिट पावर्स ऑफ मोनार्क। अब ऐसे में दे वर लेड बाय मिराबियो एंड एबेसियाइज। ये जो है दो हम उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम। तो हम लोग इसे पे फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये तो टेनिस कोर्ट ओथ के बारे में जो बात करी थी, दिस वाज लेड बाय मिराबियो एंड एबेसियाइज, जो थर्ड स्टेट के थे। दे गैदर्ड इन द इंडोर टेनिस ऑन 20 जून 1789, इस तारीख को, और विद द गोल ऑफ ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। सो टेनिस कोर्ट में ये सारे जो थे, हेड कौन कर रहा था, अब ये जो इंसिडेंट है इसको हेड कौन कर रहा था, ये हमें याद करना बहुत जरूरी है। दैट इज मिराबियो एंड एबेसियाइज, जो थर्ड स्टेट के थे, और इंडोर टेनिस में ये लोग सारे इकट्ठा हुए 20 जून 1789 में, कि उन्होंने ये कहा था कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है फ्रांस में। अब इस सब की उन्होंने ओथ कर ली थी कि जिससे कि लिमिट करी जा सके, लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। ओके, सो दिस वाज लेड बाय दीज टू पीपल। और मिराबियो जो थे वो, ही वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली, वो वैसे हुए तो थे, वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है।
or like but was convinced of a need to be do away with the society of feudal privileges. He brought out like a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. तो इसमें क्या हुआ, जो ये मीरा बाऊ जो थे वो बहुत एक नोबल फैमिली से, लाइक सेकंड स्टेट की फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो सोच रहे थे कि सोसाइटी में जो हो रहा है, जो प्रिविलेजेस जिस तरह से दिए जा रहे हैं वो सही नहीं है। इसलिए उन्होंने कई सारे स्पीचेस दी, कई सारी क्राउड्स के सामने अपना ओपिनियंस रखे और लोगों को समझाया और बताया कि कितना जरूरी है कि वो अपनी इस जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हो सके। सो दिस वाज द टेनिस कोर्ट ओथ जो हुई थी। अब आते हैं हम अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म के बारे में जो हुआ था। ऑन 4 अगस्त 1789 में जो असेंबली थी उन्होंने पास किया एक डिग्री विच वाज अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम। फाइनली ये जो एक लाइक असेंबली ने पास किया था 4 अगस्त को 1789 में कि ये जो फ्यूडल सिस्टम है वो हम अबॉलिश कर देंगे, उसको हटा देंगे। जो तिथिस थे दे वर अबॉलिश, हमने बात की थी इनके बारे में। और लैंड ओन्ड बाय द चर्च जो था वो एक उनसे हट ले लिया गया था। तो चर्च से जो भी उनके पास जो भी लैंड था दे वाज कॉन्फिस्केटेड, मतलब कि उनसे वो एक तरीके से वापस ले लिया गया था और फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया था। जो ये तिथिस थे ये भी अबॉलिश कर दी थी। जो नेशनल असेंबली थी दैट वाज प्रोटेस्टिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमन पीपल वर फेसिंग फूड स्कैर्सिटी एंड कुड नॉट अफोर्ड इट। तो जो नेशनल असेंबली कौन थी, हमने बात की थी नेशनल असेंबली इज द थर्ड स्टेट। नेशनल असेंबली ये आपके क्वेश्चंस में आ सकता है एज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, सो प्लीज इसको याद रखें दैट नेशनल असेंबली वाज द थर्ड स्टेट। सो वो क्या थे, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको खाने बेसिक चीजें नहीं मिल रही थी। सो इन द कंट्री साइड क्या हुआ, पीपल वर वरीड दैट नोबल्स कुड कम एंड डिस्ट्रॉय देयर एंड राइट द क्रॉप्स वगैरह सब। तो इस वजह से कंट्री साइड वाले एरिया को लग रहा था, लोगों को लग रहा था, जो गांव या टाउन्स वगैरह या कंट्री साइड्स जो होते थे उनको लग रहा था कि जो ये नोबल्स वगैरह हैं वो हमारे आकर के हमारे खेत वेत सब उड़ा देंगे, सब खराब कर देंगे। और दिस लेड टू द रिवोल्ट एंड इवेंचुअली दिस आल्सो इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दे स्टॉर्म द बेस्टाइल व्हिच आई हैड स्पोकन अबाउट अर्लियर। तो इसमें क्या हुआ, हमें पता चला कि लाइक ये सारे जो लोग थे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट है वो पहले से कर रही थी। और जो लोग थे नॉर्मल, जो आम जनता थी कंट्री साइड वगैरह, उनको लग रहा था कि नोबल्स वगैरह जो है वो उनके खेत आकर के सब डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनका सारा खाना वाना सब खराब कर देंगे और लाइक पूरी उनकी हार्वेस्ट जो सब क्रॉप वगैरह सब खराब हो जाएगी बिकॉज वो अटैक कर देंगे उन पर। यही एक कारण रहा था, एक वन ऑफ द रीजन था जिस जो हमने बेस्टाइल वाला हमने पढ़ा था कि उड़ा दिया था। तो ये एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से उन लोगों ने इतना बड़ा एक ह्यूज स्टेप लिया। अब लुइस 16 जो थे फाइनली रिकॉग्नाइज करते हैं नेशनल असेंबली को और उनकी पावर्स को, और कि भाई वो बहुत पावरफुल हो गई है, जो ये थर्ड स्टेट है अब ऐसे उसको आराम से हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो इस वजह से उन्होंने क्या हुआ कि अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से थोड़ा सा मैनेज किया जा सके। सो उन्होंने फाइनली 4 अगस्त 1789 में असेंबली में हुआ क्या, जो फ्यूडल सिस्टम था वो अबॉलिश कर दिया गया। और ये जो डिक्री था दिस वाज पास्ड इज कॉल्ड द ऑगस्ट डिक्री। इसको हम बोलते हैं, ये पास अ डिक्री, और ये जो डिक्री था उसको क्या बोला जाता है, लेट मी राइट इट, ऑगस्ट डिक्री। सो व्हाट इज ऑगस्ट डिक्री, जो 4 अगस्त 1789 में हुआ था, असेंबली ने पास किया था अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो द मेंबर्स ऑफ लाइक अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम, दिस डिग्री इज पास्ड इज नोन एज the August decree. The members of the clergy too were forced to give up their privileges and tithis were abolished and like land owned by the church were confiscated. As a result, the government acquired the assets worth at least 2 billion livres. So इस सब से क्या हुआ, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश हो गया, इसको भी अबॉलिश कर दिया गया और जो चर्च की जो लैंड हुआ करता था उसके पास वो उनसे वापस ले लिया गया। सो इस सब की वजह से जो गवर्नमेंट के पास अब एसेट्स जो निकल के आते हैं लाइक बिकॉज ऑफ लाइक सारे चीजों को रिजल्ट जो आता है आफ्टर दैट इज 2 बिलियन लिवरेज, ठीक है। सो इस सब का जो वो रिजल्ट है वो कुछ ये आ रहा है। तो ये फाइनली फ्यूडलिज्म जो है अबॉलिश हुई थी। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स के बारे में बात करते हैं इस सब से रिलेटेड। सो दैट इज चाथ्यू, दैट इज कैसल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और ऑफ नोबलमैन। Manor is an estate consisting of the lord's land and mansion. So ये तो हो गया एक कैसल हो गया या फिर कोई भी जो भी किंग या नोबलमैन का जो रेजिडेंस होता हुआ करता था, एज यू कैन सी हियर। तो ये तो हो गया वो, और मैनर हो गया एक एस्टेट, प्रॉपर एक एरिया जो हो गया जिसमें लॉर्ड की लैंड हो गई, मेंशंस हो गए, बहुत सारी चीजें जो हो गई, तो वो उसके बारे में। अब इस सब में आगे बढ़ते हैं।
फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हमने पढ़ा कि फ्यूडल सिस्टम जो था वो हट गया, अबॉलिश हो गया, चर्च की जो प्रिविलेजेस वगैरह थे वो सब भी हट गए, जो स्पेशल प्रिविलेजेस लोगों को मिलते थे वो उसको भी हटा दिया गया और जो लैंड वगैरह था वो वापस ले लिया गया। सो इस सब से फाइनली जो फ्रांस था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 सेपरेटिंग द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आप सोचोगे वो है क्या? इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज स्टिल अ किंग। जो मोनार्क है वो हमें फिर अभी भी है, एक ऐसे तरीके का गवर्नमेंट है जिसमें मोनार्क अभी भी एग्जिस्ट करता है, किंग अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट जो देयर आर आल्सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द किंग पावर्स आर लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अभी पर किंग के अलावा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और किंग की पावर जो है वो थोड़ी लिमिटेड है। सो लेट मी राइट इट डाउन। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which there is still a king slash monarch, but there are also elected representatives and the king's powers are limited by the constitution. ओके, सो अगर हम इस वाले सिस्टम की बात करते हैं तो हमें कहाँ मिलता है? वी सी दिस सिस्टम इन यूके, वी ऑल्सो सी इट इन जापान, और लाइक ये सारे सिस्टम्स अभी इस सब में मिलते हैं। और यूके में हमें पता है क्वीन है, पर उसके साथ साथ पार्लियामेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, सब चीजें हैं। सो 1791 में क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ पावर्स होने लगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किन चीजों में सेपरेट होने लगा? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ठीक है। सो पावर जो थे, इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड एट इन द हैंड्स ऑफ ओनली वन पर्सन, दे वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन्ड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। पहले क्या होता था फ्रांस में? सिर्फ एक जने के पास पावर्स होती थी। हमने बात की, हम जब बात कर रहे थे लुइस 16 के पास पावर्स थी सारी, पर अब नहीं थी। 1791 से क्या हुआ? जो पावर्स जो थी वो 3 ऑर्गन्स में, इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड हो गई, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और इससे क्या हो गया? जो फ्रांस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गई। और लेजिस्लेटिव क्या हो गया? बेसिकली हो गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लेट मी राइट इट डाउन। सो लाइक इफ यू टॉक अबाउट इट, लेजिस्लेटिव हो गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके, और एग्जीक्यूटिव हो गए हमारे सारे मिनिस्टर्स, और जुडिशरी हो गया कोर्ट्स वगैरह। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सो दीज वर द 3 पावर्स टू लाइक चेंज के जो होते थे, या पावर्स जो डिस्ट्रीब्यूट होती थी वो ऐसे थी। अब हु कुड वोट? अब सबसे बड़ी बात हो गई, हमने ये बात कर लिया कि हाँ ये रीजंस थे, ये लड़ाई हुई, ऐसे लड़ाई हुई, और उसके बाद ये इस तरीके से हमने अबॉलिश कर दिया फ्यूडल सिस्टम, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई। अब वोटिंग की बात आई कि कौन उस समय पे वोट कर सकता था, लाइक हु वाज अलाउड टू वोट? ओनली मेन अबव 25 इयर्स बिलोंगिंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स कुड वोट। सिर्फ वही लोग जो मेन बेसिकली जो 25 साल से बड़े हैं और हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स हैं, मतलब जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अपना लाइक बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं, वही लोग वोट कर सकते थे। सो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 वेस्टेड द पावर्स टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली व्हिच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब इसमें क्या हुआ? जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था अपना, फ्रांस का जो था कॉन्स्टिट्यूशन, सो उसने क्या किया? दे गेव पावर्स टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली, पावर्स टू मेक laws in National Assembly. Okay. और इसमें जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, लेट मी राइट इट डाउन, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। सो इस सब में क्या हुआ? दैट इज द सिटीजंस वोट फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज देयर असेंबली एंड नॉट ऑल द सिटीजंस हाउएवर हैड द राइट टू वोट। सो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स जो थे वो नेशनल असेंबली के पास आ गई थी कि वो लॉज बना सकते हैं जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। और वो जो सिटीजंस होते थे वो कौन जो वोट देते थे, वो सिर्फ लाइक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को ही वोट करते थे जो असेंबली में पार्ट बनते थे, और सबके पास राइट टू वोट नहीं होता था। जैसे हमने पढ़ा,
ओनली मेन अबव 25 year old जो बहुत ज्यादा टैक्स पे करते थे, लाइक एटलीस्ट लाइक equal to 3 days of labor's wage were given to the status of active citizens. तो हुआ क्या, जो हाईएस्ट ब्रैकेट का क्राइटेरिया क्या था, हाईएस्ट ब्रैकेट जो मतलब आना चाहिए वो दैट इज इक्वल टू एट like at least 3 days of laborer's wage. So कम से कम 3 दिन का जो लेबर का जो वेज होती है उतना टैक्स पे करने वाले जो लोग थे उन्हीं के, और वो 25 साल से जो आदमी लोग जो थे जो 25 साल से ऊपर के थे उन्हीं के पास स्टेटस था एक्टिव सिटीजन्स का क्राइटेरिया था उसके लिए, दैट इज दे वर सेट इंटाइटल्ड टू वोट। द रिमेनिंग मैन और वुमेन जो थे वो क्लास लाइक उनको क्या बोलते थे, पैसिव लाइक पैसिव सिटीजन्स बोला जाता था। सो जो लोग वोट देते थे दे वर नोन एज द एक्टिव सिटीजन्स, और रिमेनिंग वंस को क्या बोलते थे, रिमेनिंग मेन एंड वुमेन वर पैसिव सिटीजन्स। ठीक है, अब दिस इज लाइक इनकम्प्लीट इन टर्म्स ऑफ द वोटिंग राइट्स, है ना। ऑब्वियसली जब सिर्फ कुछ ही लोगों के पास वोटिंग राइट्स तो फिर क्या डिफरेंस आया। अब जिस पिक में हम देख सकते हैं कि जो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड like a citizen, and it says the right to life, freedom of as you can see, like that is right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law are the natural and inalienable rights. As you can see also here, then know the name of this picture here because it can like picture based questions बहुत सारे आ सकते हैं। तो इसमें हम ऊपर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स, यहाँ पे है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स, एंड इट ऑल्सो सेज राइट टू लाइफ, talks about it talks about right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law, natural and inalienable rights। ये सारे जो हैं these are natural and inalienable राइट्स। ओके, सो ये सारा जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, अब पॉलिटिकल सिंबल्स की बात करते हैं। सो एज यू कैन सी वेयर वी हैव ब्रोकन चेन, देन बंडल्स ऑफ रोड्स और फैसेसेस, एक ये है, द आई विद अ ट्रायंगल रेडिएटिंग द लाइट। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आपको ये पॉलिटिकल सिंबल्स भी आ सकते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं, या मैच द फॉलोइंग के बेसिस पे आ सकते हैं, सिंपल प्लेन एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। सो इनके पे ध्यान देना बहुत जरूरी है बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन सर्टेन सिंबल्स स्टार्टेड टू बी यूज्ड व्हिच वर पॉलिटिकल सिंबल्स एंड दे वर हैविंग देयर ओन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ साथ कुछ कुछ ये सिंबल्स वगैरह थे जो यूज होने लगे थे जिनकी खुद की अपनी एक सिग्निफिकेंस होती थी, इंपॉर्टेंस होती थी। एज यू कैन सी हियर द ब्रोकन चेन, दिस चेन वर यूज्ड टू फेदर लाइक द स्लेव्स। अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। अब हुआ क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पे जो स्लेव्स वगैरह थे उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। सो ये ब्रोकन चेन जो है वो यूज किया जाता था पॉलिटिकल सिंबल के तौर पर कि भाई हमें फ्री होना है, दिस वाज द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री के बारे में। सो दिस वजह से, इसी वजह से ये जो ब्रोकन चेन है ये बहुत यूज हुआ करता था फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पे। अब बात करते हैं द बंडल ऑफ रॉड्स और फैसेसेस। इसमें क्या है, वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट एन एंटायर बंडल द स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। सो हुआ क्या, अब जैसे कि एक कोई स्टिक है वो कभी भी आराम से कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन बहुत सारी एक साथ बंधी भी होंगी तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। सो इस वाले जो सिंबल है उससे ये बताया जा रहा था कि जो हिम्मत है, लाइक स्ट्रेंथ है, वो यूनिटी, एकता में, एक लाइक सब सारे मिलकर के एक साथ रहेंगे तभी जाकर के मजबूत होंगे, तो ये दिखाया जा रहा था। हाँ, तो हमने ये बारे में तो हमने सुना भी होगा आप लोगों ने कि स्टिक्स वाला जो एक होता था कि एक लकड़ी है आराम से टूट सकती है, लेकिन 5-6 साथ में है तो फिर नहीं आराम से टूट पाएंगे, वो एक बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट द बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फैसेसेस। सो द ब्रोकन चेन जो थी वो एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री की फ्रीडम के लिए बारे में बात करता था कि भाई फ्री होना है, तो दिस वाज की चेन वेन सब तोड़ दो। और बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फैसेसेस द स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ठीक है, सो इसके बारे में बात किया था। और देन द आई विद एन ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट,
ये जो है द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, ये नॉलेज पे को स्टैंड करती है. द रेज ऑफ सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस. दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये क्या डिपेंड करता है, ये शोज नॉलेज. और ये क्या बोलता है दैट द रेज ऑफ सन विल ड्राइव अवे द clouds of ignorance. ठीक है. सो द आई विद अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, एज वी कैन सी हियर ट्राइंगल में एक आई है और बहुत लाइट जो वो डिपिक्ट कर रही है, तो वो नॉलेज डिफाइन करती है. दिस इज नॉलेज, नॉलेज के बारे में करती है. सो पॉलिटिकल सिंबल्स ब्रोकन चेन है कि एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री. बंडल और रॉड्स ऑफ फैसेस बोलते हैं कि जो स्ट्रेंथ है वो लाई करती है यूनिटी में. और ये आई विद अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट है, नॉलेज डिफाइन करती है कि जो ये सन की जो रेज हैं वो जितने भी इग्नोरेंस के क्लाउड्स हैं वो सब है उन सबको हटा देगी. अब आगे बढ़ते हैं. और है हमारे पास स्केप्ट्रे, रेड फ्रैंजिंग कैप एंड द स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग. ये हम सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो है दिस इज अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर. देख सकते हैं बहुत सारे ये सारे हैं. ये क्या सिंबलाइज करता है, रॉयल पावर. ठीक है. और जो ये स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग जो है ये है एटर्निटी का सिंबल ऑफ एटर्निटी. तो क्या हुआ, रिंग हैज नीदर बिगिनिंग नॉर एंड, क्योंकि ना ही इट हैज अ नीदर बिगिनिंग, लेट मी राइट इट, नीदर अ बिगिनिंग नॉर एन एंड, कुछ भी नहीं है, है ना. तो वो इस एटर्निटी का सिंबल को डिफाइन करता है. और जो ये कैप है हम देख सकते हैं, इस कैप वाज worn by the slaves upon becoming free, worn by slaves upon becoming free. We will also talk about this club, जो ये कैप के बारे में, when we हम जो जैकोबियन क्लब के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, तो हम उसमें तब भी बात करेंगे इस बारे में. सो ये पॉलिटिकल सिंबल्स क्या हो गए, ये रॉयल पावर के बारे में बात करता है. ये जो कैप है ये स्लीव्स के बारे में बात करती है, जब वो फ्री हो जाते हैं तब वो पहनते हैं. और ये स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग जो है ये बात करता है क्योंकि ना ही कहीं से शुरुआत है ना ही कहीं पे एंड हो रहा है. तो ये एटर्निटी का सिंबल के बारे में बात करता है. ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. अब आते हैं ब्लू व्हाइट रेड पे, देन द विंग्ड वुमेन एंड द लॉ टैबलेट. अब ब्लू व्हाइट रेड जो है ये है नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के, ये हमें पता है ना. दीज आर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस. सो ये था द फ्लैग टुडे जो है अभी का जो हमारा फ्रांस का जो फ्लैग है अभी वो 3 कलर से शो करता है, दैट इज ब्लू व्हाइट एंड रेड. बट पीपल आल्सो स्टार्टेड यूजिंग दीज 3 कलर्स इन आर्टवर्क्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट फ्रांस. सो क्योंकि ये उस समय पे लोग अपना एक नेशनलिज्म की वो दिखाना चाह रहे थे. तो ये ब्लू व्हाइट और रेड जो था ये क्या डिपिक्ट करता था, इट वॉज यूज टू लाइक आर्ट वर्क्स हो गए, प्रिंटेड वर्क्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, लाइक फ्रांस एज अ नेशन शुरू करता था, फ्रांस as a nation. Then we have the winged woman. इसमें है personification of law. It talks about the personification of law. Personification of law. और जो last है the law tablet है. It talks about the law is same for all. जो कानून है वो सबके लिए बराबर है. ठीक है. So ये सब इस बारे में बात करता है. The law is same for all and all are equal before it. So this is what it is talking about. Winged woman जो है वो पर्सोनिफाई करती है लॉ को, और ब्लू व्हाइट रेड जो है ये बताता है कि फ्रांस जो है एक नेशन के बारे में डिपिक्ट कर रहा है. जो 3 कलर्स हैं उसके वो. द लॉ टैबलेट इज टॉकिंग अबाउट द लाइक सबके लिए बराबर है, जो लॉ है कानून जो है सबके लिए बराबर है. सो दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन दिस चैप्टर. इस वाली वीडियो में हमने बात किया कि कैसे फ्रांस एक जो बेस्टाइल का जो हुआ था, स्टॉर्मिंग हुई थी वो हुआ. फिर हमने फ्रेंच सोसाइटी के बारे में किया कि कैसे 3 स्टेट्स हैं, क्या क्या उनके रोल्स हैं, किसको ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे और टैक्सेस क्यों देने पड़ते थे. और हमने फिर लुइस 16 जो थे उनकी उसके बारे में बात किया कि ट्रेजर नहीं था तो इस वजह से उन्हें टैक्सेस बढ़ाए और कैसे कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उस समय पे. एंड दी एंड वी टॉक्ड अबाउट कि
फाइनली जो ये रूल्स और ये सब जो थे वो सब अबॉलिश कैसे हुए और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होती क्या है, और फिर जो उस प्रोसेस में कई सारे सिंबल्स यूज हुए थे, पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में हमने बात किया। वी टॉक अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे एंड हुआ, ये सब हमने इस बारे में इतना हमने जो है इसमें इतना ही डिटेल में बात किया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट ऑल अदर थिंग्स, जो पूरा जो रिमेनिंग चैप्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, आपको ये समझ में आया हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इन वीडियोस पर, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।